फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग 1 जनवरी 2022 को सीटेट का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम के सीडीपी पोर्शन को सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है। ऑप्शन दे रखे हैं, केवल संज्ञान और सीखने में तेजी से प्रगति से संबंधित अवधि। दूसरा है विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि। तीसरा, वह काल जिसमें केवल भाषाई विकास को गति दी जा सके। और फोर्थ ऑप्शन है वह अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि अपने चरम पर होती है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। विकास का शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि विकास सिर से पांव तक होता है। दूसरा ऑप्शन है विकास केंद्र से छोरों तक होता है। तीसरा, विकास पैर से सिर की ओर होता है। चौथा, विकास छोरों से केंद्र की ओर होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए और सही है। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, किस अवधि के दौरान विचार अमूर्त और आदर्शवादी हो जाते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं, पहला शैशवावस्था, दूसरा प्रारंभिक बचपन, तीसरा मध्य बचपन और फोर्थ ऑप्शन है किशोरावस्था। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, प्याजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को क्या कहा जाता है। तो इसमें हमारे ऑप्शन दे रखे हैं, समायोजन, अनुकूलन, संगठन और परिपक्वता। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, संगठन। आगे बढ़ते हैं, डैश में बच्चे मानसिक रूप से समस्याओं को हल कर सकते हैं, लेकिन समस्याओं को स्वयं सामग्री से संबंधित होना चाहिए, ना कि प्रतीकों से। तो इसमें हमारे ऑप्शन दे रखे हैं, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी चालक अवस्था और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 6 क्वेश्चन है, सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांतवादी बच्चे को किस तरह देखते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं, एक कोरी पट्टी के रूप में, ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के रूप में, ज्ञान के निर्माण में सक्रिय प्राणी के रूप में और फोर्थ है लघु वयस्क के रूप में। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ज्ञान के निर्माण में शामिल सक्रिय प्राणी के रूप में। 7 क्वेश्चन देखेंगे, छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना और पाठ प्रदान करना किसका उदाहरण है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र बनाना, सेकेंड है प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन करना, थर्ड है सकारात्मक पुनर्बलन और फोर्थ है हमारा सीखने का हस्तांतरण। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 8th क्वेश्चन है, किसने प्रस्तावित किया कि नया ज्ञान बच्चे के मौजूदा ज्ञान और समर्थन के साथ जानने में सक्षम होने के बीच के अंतर में निर्मित होता है। तो इसमें हमारे ऑप्शन दे रखे हैं, लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, हावर्ड गार्डनर और इवान पावलोव। तो इसमें हमारा लेव वाइगोत्स्की सही हो जाएगा। 9th क्वेश्चन लेंगे, इनमें से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए हमारा है, एक कक्षा जिसमें छात्र समूहों में बैठे हैं और शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक में जाते हैं। सेकेंड ऑप्शन है, एक कक्षा जिसमें छात्रों का व्यवहार शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड द्वारा नियंत्रित होता है। थर्ड ऑप्शन है, एक कक्षा जिसमें शिक्षक निर्देश देता है और छात्रों को नोट्स याद करने के लिए कहा जाता है। फोर्थ ऑप्शन है, एक कक्षा जिसमें छात्र जो चाहें करते हैं जबकि शिक्षक उन्हें चुपचाप देखते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए ज़्यादा सही है। आगे बढ़ेंगे, 10वां क्वेश्चन देखेंगे, गोल्डन रूल में प्रदर्शित आदर्श पारस्परिकता का विचार कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस चरण की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन है, सामाजिक व्यवस्था अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक अभिविन्यास और अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 11th क्वेश्चन देखेंगे, हावर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या है। ऑप्शन है, व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन, व्यवहार में नकारात्मक परिवर्तन, मूल उत्पादों का उत्पादन करने की क्षमता और लास्ट है कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह। तो हावर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि जो है वो कई विशिष्ट क्षमताओं का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, शिक्षकों को मानकीकृत पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन के तरीकों का पालन करना चाहिए। ये हमारा अभिकथन दे रखा है और उसका कारण दे रखा है, शैक्षिक प्रणालियों को बच्चों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को नज़रअंदाज करना चाहिए। व्यक्तिगत मतभेद को नज़रअंदाज करेंगे तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा और उन्हें खारिज करना चाहिए। तो हमारा कारण भी गलत है। और आगे जो अभिकथन दे रखा है मानकीकृत पाठ्यक्रम, तो वो मानकीकृत पाठ्यक्रम जो होते हैं वो वैसे ही नेगेटिव होते हैं। तो हमारा अभिकथन और कारक दोनों ही गलत हो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, लड़कियों को भाषाओं और कलाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
और गणित और विज्ञान को अपनाने के लिए उन्हें हतोत्साहित करना चाहिए। तो ये किसकी बात कर रहा है? जेंडर समानता, जेंडर स्थिरता, जेंडर भेदभाव और जेंडर सशक्तिकरण। तो इसमें ये जेंडर भेदभाव की बात कर रहा है। नेक्स्ट लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार भाषा और विचार के बीच संबंध का सही वर्णन करता है? ऑप्शन दे रखे हैं, भाषा विचार निर्धारित करती है, विचार भाषा द्वारा शासित और निर्देशित होता है, भाषा और विचार के बीच संबंध द्विदिशात्मक है, और फोर्थ है भाषा और विचार स्वतंत्र संज्ञानात्मक क्षमताएं हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भाषा और विचार के बीच संबंध द्विदिशात्मक है। आगे बढ़ेंगे, सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन पर ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करने के लिए इसमें से क्या शामिल करना महत्वपूर्ण है? तो इसमें हमारे ऑप्शन दे रखे हैं, स्वमूल्यांकन, ये तो पॉजिटिव होता है, सहकर्मी मूल्यांकन, ये भी पॉजिटिव होता है, और गुणात्मक प्रतिक्रिया, ये भी गुणात्मक जो प्रतिक्रिया है वो भी पॉजिटिव है। फोर्थ है मात्रात्मक मापदंडों के आधार पर छात्रों के बीच तुलना, तुलना जो वर्ड होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही हो जाएगा। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड दे रखा है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देती है? समावेशन को बढ़ावा देगी छात्रों को शारीरिक दंड देना, नहीं भाई ये तो गलत है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सीखना, परीक्षाओं के लिए सीखना, ये भी नेगेटिव है। विविधता का सम्मान करना, हाँ ये पॉजिटिव वर्ड है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता ध्यान देने और कार्यों में लंबी अवधि की भागीदारी को बनाए रखने में चुनौतियों का कारण बनती है? पहला ऑप्शन दे रखा है ध्यान, अवधान, प्रतिक्रियाशीलता विकार, हाँ ये तो सही बिल्कुल दे रखा है। लंबी अवधि तक भागीदारी को बनाए रखने में चुनौती आती है जो बच्चा ADHD से पीड़ित होता है, यानी ध्यान, अवधान, अतिक्रियाशीलता विकार से जो बच्चा पीड़ित होता है उसको लंबी अवधि तक भागीदारी बनाए रखने में दिक्कतें आती हैं। तो आगे बढ़ेंगे, 18वां क्वेश्चन हमारा है, विभिन्न भाषाई पहचान वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को किसका अभ्यास कराना चाहिए? तो बहुभाषावाद, अलगाववाद, नामीकरण, रूढ़िबद्धता। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही है, बहुभाषावाद। 9वां क्वेश्चन देखेंगे, संचार के लिए बहुमाध्यम के उपयोग से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी? पहला ऑप्शन दे रखा है बौद्धिक चुनौतियों वाले छात्र, दूसरा है प्रतिभाशाली छात्र, तीसरा स्वलीनता वाले छात्र, और चौथा है पठन वैकल्य वाले छात्र। तो संचार के लिए जो बहुमाध्यम अगर हम यूज़ कर रहे हैं अपनी कक्षा में, तो इससे हमें बौद्धिक चुनौती वाले छात्र, प्रतिभाशाली छात्र, स्वलीनता वाले छात्र और पठन वैकल्य वाले छात्र सभी के समावेशन में मदद मिलेगी। तो इसलिए हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों जो ऑप्शन है वो चारों राइट हैं, तो इसमें हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे जाएंगे, 20 वाला क्वेश्चन लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? इस क्वेश्चन में दे रखा है कि जो भी हमारा बच्चों की जो भी हमारी दे रखी हैं दिव्यांगताएं, उनके बीच में और उनके लिए जो दिव्यांगता उनकी है उस दिव्यांगता के लिए एक अच्छा जो कारण है उसके बीच में संबंध दे रखा है। तो हम लोग देखते हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है गुणज वैकल्य, कैलकुलेटर के इस्तेमाल पर रोक, तो ये तो गलत हो जाएगा। पठन वैकल्य, लिखने के लिए लंबे लंबे निबंध देना, ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है दृश्य हानि, पाठ को पढ़ने के लिए सॉफ्टवेयर प्रदान करना, तो ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों की सोच को सुसाध्य नहीं करता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा सक्रिय भागीदारी, तो ये तो हमारा पॉजिटिव है, हो सकता है। दूसरा है सार्थक गतिविधियाँ, ये भी पॉजिटिव है। तीसरा है निष्क्रिय सुनना, ये नेगेटिव है। और चौथा है सामाजिक भागीदारी, तो इसमें एक ही नेगेटिव वर्ड आ रहा है, जो नहीं हो सकता है वो है निष्क्रिय सुनना। 22वां क्वेश्चन लेंगे, छात्रों के लिए व्यवहारिक करके सीखने वाली गतिविधियों की डैश से छात्रों के अधिगम को डैश की संभावना है। तो छात्रों के लिए व्यवहारिक यानी गतिविधियां जो होती हैं उनको हम टालेंगे, नहीं, उनको सुविधा देंगे, हाँ हो सकता है सुविधा देने से छात्रों के अधिगम को बढ़ने की संभावना होती है। तो इसमें बी ऑप्शन पॉजिटिव लग रहा है, तो यह इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे जाएंगे, अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें पहला ऑप्शन है छात्र सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वे उन गतिविधियों में भाग लेते हैं जो उनके संदर्भ से संबंधित होती हैं, ये ऑप्शन हो सकता है, पॉजिटिव लग रहा है। दूसरा देखेंगे, छात्र सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वे उन गतिविधियों में भाग लेते हैं जो उनके संदर्भ से संबंधित नहीं है, ये तो नेगेटिव है। थर्ड देखेंगे, जब छात्र अर्थहीन गतिविधियों में भाग लेते हैं, अर्थहीन, ये भी नेगेटिव है। फोर्थ है यांत्रिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, ये भी गलत है, यांत्रिक गतिविधियाँ नेगेटिव होती हैं, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
अगला लेंगे, एक नए विषय का परिचय देते समय शिक्षक को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो छात्रों से पूरी तरह अपरिचित होंगे तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा। उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं से काफ़ी परे हों, संज्ञान क्षमता से परे होंगे तो बच्चे आंसर ही नहीं कर पाएंगे, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। थर्ड है, पढ़ाए जाने वाले विषय से संबंधित नहीं होंगे तो भी तो ये गलत हो जाएगा। फोर्थ है, अध्ययन किए जाने वाले विषय को छात्रों के पूर्व ज्ञान से जोड़ें, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 25वां क्वेश्चन देखेंगे, छात्रों का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ सीखने की प्रक्रिया में न्यूनतम भूमिका निभाता है। नहीं भाई, ये तो गलत हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता, ये भी गलत हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, हाँ, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ होता है वो सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला लेंगे, एक शिक्षक का इरादा अपने छात्रों के बीच चिंतनशील कौशल की सुविधा प्रदान करना है, इसके लिए उसे क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन दे रखा है हमारा, छात्रों से बोर्ड पर लिखी सामग्री को कॉपी करने के लिए कहना चाहिए। कॉपी करना नेगेटिव हो जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। छात्रों को अपनी समझ के बारे में सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, हाँ, ये हो सकता है। थर्ड है, छात्रों को रटने और याद करने के लिए गद्यांश देना चाहिए, ये भी गलत है। रटना नेगेटिव वर्ड होता है। छात्रों के व्यवहार को उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध द्वारा अनुकूलित करना चाहिए, तो ये भी नहीं सही है। सबसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन इसमें डी है हमारा, छात्रों को अपनी समझ के बारे में सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो अगला देखते हैं, एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए। छात्रों को स्वयं अपनी त्रुटियों की पहचान करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। हतोत्साहित नहीं करेंगे बच्चे को हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। सेकेंड ऑप्शन है, छात्रों द्वारा की गई भ्रांतियों को नज़रअंदाज करना चाहिए। नज़रअंदाज नहीं करेंगे बच्चों की भ्रांतियों को, उन्हें समझाएंगे उनकी भ्रांतियों के बारे में। थर्ड ऑप्शन है, छात्रों की भ्रांतियों को मजबूत करना चाहिए, ये भी नहीं, ये भी मजबूत नहीं करेंगे बच्चों की भ्रांतियों को। और हमारा डी ऑप्शन है, छात्रों को अपनी त्रुटियों को स्वयं ठीक करने के लिए पाठ प्रदान करनी चाहिए। हाँ, ये वाइगोत्स्की के अनुसार छात्रों की जो त्रुटियां हैं उनको सही करने के लिए उनको पाठ प्रदान करेंगे, तो ये ऑप्शन बी ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, एक छात्र परीक्षा से पहले बहुत घबराया हुआ है और उच्च स्तर की चिंता महसूस कर रहा है, उसकी इस भावनात्मक स्थिति का क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन दे रखा है, प्रदर्शन के लिए आंतरिक प्रेरणा का कारण बनेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। बी ऑप्शन, इसका परीक्षा में उसके प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा भाई। और थर्ड ऑप्शन है, इसकी वजह से परीक्षा में उसके प्रदर्शन में सुधार होगा, सुधार नहीं होगा, बच्चा डर जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है, यह परीक्षा में उसके प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा, हाँ, ये ऑप्शन सही है। आगे बढ़ेंगे, 29वां क्वेश्चन लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा के स्रोत और प्रेरणा के प्रकार का सही मिलान युग्म है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है, जिज्ञासा आंतरिक प्रेरणा से आती है, हाँ, ये ठीक है। बी ऑप्शन, समकक्षियों की सराहना आंतरिक प्रेरणा है, नहीं, ये तो गलत है। सी ऑप्शन, शिक्षक की प्रशंसा आंतरिक प्रेरणा देती है बच्चे को, ये भी गलत है। और मैच में ट्रॉफी, ये तो सब बाह्य प्रेरणा है। मैच में अगर कोई बच्चे को ट्रॉफी मिल रही है तो वो बाह्य प्रेरणा है। आंतरिक प्रेरणा का सही उदाहरण सिर्फ जिज्ञासा है, जो जिज्ञासा होती है वो बच्चे की आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण होती है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी संप्रत्यय की समझ को सुसाध्य नहीं करेगा। संप्रत्यय की समझ को सुसाध्य नहीं करेगा, नहीं, देख लीजिएगा। तो ऑप्शन ए दे रखा है, छात्रों को शिक्षक द्वारा दिए गए नोट से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने के लिए कहना, नहीं, बच्चों को प्रतिलिपि बनाने के लिए कभी नहीं कहेंगे। सेकंड ऑप्शन है, छात्रों से उस संप्रत्यय को अपने शब्दों में समझाने के लिए कहना, ये हो सकता है, बच्चों से अपने शब्दों में समझाने के लिए कह रहे हैं। थर्ड ऑप्शन है, विद्यार्थियों से विशिष्ट उदाहरणों से सिद्धांत बनाने के लिए कहना, उदाहरणों से सिद्धांत बनाने के लिए कहेंगे, ठीक है, बट ज़्यादा अच्छा नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है, छात्रों से विभिन्न स्थितियों के बीच समरूपक उत्पन्न करने के लिए कहना, समरूपक उत्पन्न नहीं करवाएंगे बच्चों से। इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन हमारा बी है, छात्रों से उस संप्रत्यय को अपने शब्दों में समझाने के लिए कहना। तो फ्रेंड्स, हमने सीडीपी के सारे क्वेश्चंस हल किए हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और साइंस और मैथ्स के क्वेश्चंस के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।